केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली में। मैंने ऑलरेडी आंसर्स टिक किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आनंद मठ किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा लिखा है बंकिम चंद्र जी ने। इसके अलावा जो डेज है हमारे, इम्पॉर्टेंट डेज है वो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक जीके का क्वेश्चन, सॉरी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो ये इतना मैटर नहीं करता है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि वैश्विक मानक पूंजी सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है। तो 103वां स्थान था। तो करंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एमपी का दे रहे हैं तो एमपी की थोड़ी सी जीके पढ़ लेना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगी एमपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूरिया है। तो यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा सुमेलित है, इन्होंने पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन बी रक्तरोधी कारक, विटामिन सी रक्त शोधक कारक, विटामिन डी एंटीलेटिक कारक। तो ये तो गलत हो गया। तो जो विटामिन के है वो है एंटी हेमोरोहेजिक कारक। तो इसका आंसर ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका गलत है, मतलब गलत है, लेकिन आंसर हमें जो पूछा हुआ है वो है सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय पार्क है? ये सबको पता ही होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला जो भारत में नेशनल पार्क बनाया गया था वो था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इम्पोर्टेंट जो मुख्यालय वगैरह है वो भी पूछे जाते हैं एंट्रेंस के लिए। तो वाशिंगटन डीसी यूएसए। नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नाग नदी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हैदराबाद तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है 1952। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता पर। इसके अलावा यहाँ पर डेज दिए हुए हैं, डेट दी हुई है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तंबाकू विरोध दिवस कब मनाते हैं? तो ये 5 मई दिया है, जो कि गलत है। ओजोन बनाते हैं हम, ओजोन डे 16 सितंबर को। तो 13 वाले का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में करना कि तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एंटी तंबाकू डे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी तो वो कौन सी गैस लीकेज की वजह से हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। 15 है, 1 kg कार्बन के जलने पर कितनी CO2 निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11/3 kg। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, यानी कि हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी तरंगों में प्रति फोटोन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्स-रेज। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो सियाचिन इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो सारे क्वेश्चंस, इसमें 100 क्वेश्चंस है इस वीडियो में, कुछ रीजनिंग के हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। और सारे मैंने बताया कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो ईजिली समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर टॉपिक्स दिए होते हैं हमें अलग से तो हम टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं, बट टॉपिक नहीं है। तो क्योंकि मैंने उत्तराखंड वाला भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे, तो उससे काफ़ी कुछ आया था पेपर में। तो होप मैं जो अभी एमपी के लिए वीडियोस बना रही हूँ, होप आपके लिए भी ऐसा कुछ हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि मैंने भी एंट्रेंस 2-3 यूनिवर्सिटी के दिए हैं, तो मैंने ये नोटिस किया है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब है हमारा 20 है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है हमारा ये।
सॉरी जीके का है कि 1 नवंबर 2017 से कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, योजना आयोग भी नहीं है क्योंकि इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, और वायदा बाजार आयोग भी नहीं है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो कि एक सुप्रीम विकास वित्तीय संस्था है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोबाइल फ़ोन चार्जर है क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो निम्न चार में से कोई तीन किसी रूप में एक समान तथा एक प्रकार समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इससे संबंध नहीं रखता। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं, मैंने आंसर टिक कर दिए हैं, तो रीजनिंग आप लोग खुद से कीजिएगा क्योंकि रीजनिंग मेरी भी ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है, लेकिन मैं समझा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए जो चीज़ मैं नहीं करा सकती वो मैं नहीं कराऊँगी, क्योंकि आपको वो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो रीजनिंग मैं करती हूँ वो मुझे ही समझ आती है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और आंसर मैंने बिल्कुल इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उससे टिक किए हुए हैं सारे, तो इसमें आंसर्स भी आपको टिक हुए मिल जाएंगे, तो आप इसे खुद से कर सकते हैं। स्टिल किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आपको फिर सॉल्व करके बता दूंगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मैं अगर समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि रीजनिंग में समझाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए तो आप खुद से कीजिएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें ऑप्शंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 रिलेशन वाला क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, और ये तो बहुत ही ईजी है। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, रानी झांसी मैरीटाइम राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई तो 1996 में हुई थी। निम्न में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो रतौंधी एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। एलपीजी सिलेंडर के लीक होने पर निकलने वाली जो स्मेल आती है उसका कारण क्या है। तो इथाइल मरकेप्टेन। ठीक है, कुछ साइंस के जो वर्ड्स हैं, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत है, एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा चीन में किस बैंक की स्थापना की गई। तो इसका जो आंसर है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। 46 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 47 रीजनिंग है। 48 है, निम्न में से किस अंग को सुई से छेदने पर दर्द महसूस नहीं होगा। त्वचा को सुई से छेदोगे तो दर्द होगा, मस्तिष्क को छेदोगे दर्द होगा, हृदय को अगर आप सुई से छेदोगे तो दर्द नहीं होगा। आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से गायटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, फलों में मीठा स्वाद होने का कारण है। तो उसका रीजन है फ्रक्टोज। 51 है हमारा ये जो स्पेशल पीरियड वालों के लिए जो आपका दिया हुआ है एमपी भोज यूनिवर्सिटी ने, कि विकलांगता से संबंधित आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। आप लोग देख सकते हैं हर क्वेश्चन। एक बच्चा बड़ा होता है परंतु उसका व्यवहार बच्चे की तरह ही होता है, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग। तो उसे कहेंगे हम लोग बौद्धिक विकलांगता। विशेष विद्यालय एक ठेठ नमूना है, तो अगर हम स्पेशल स्कूल खोलते हैं तो उससे ना अलगाव होता है। ठीक है, अलग शो होता है बच्चा, तो इसका ये नमूना है, एग्जाम्पल है। निःशक्त जन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये 2018 इसका आंसर है। अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बीच बीच में उबासी आ रही है, तो इसलिए बीच बीच में पॉज हो रही है वीडियो, प्लीज़ मैनेज कर लेना थोड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, आरपीडी अधिनियम 2016 में कितने विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है 21।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान में स्थित है, तो वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। और एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं मैंने सारे ऑफिशियल आंसर की से टिक किए हैं। स्टिल किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, आप लोग बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 है, श्रवण मापा जाता है, तो श्रवण डेसिबल में मापा जाता है, सबको पता ही होगा। और अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन क्या है? तो स्पेशल एजुकेशन है कि विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशेष प्रकार से बनाए गए अनुदेश। ठीक है, जब हम जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जब हम अलग स्कूल वगैरह बनाते हैं तो उसको हम एक स्पेशल एजुकेशन कहते हैं कि मतलब उनकी जो नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए हम अलग से वो बनाते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस उनको देते हैं, अलग से इंस्टीट्यूशन वगैरह बनते हैं, उसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, विशेष शिक्षा के द्वारा प्रदान की जाती है। तो अगर हम स्पेशल एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स होना ज़रूरी है। हम विश्व विकलांगता दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर इसका सी है। 3 दिसंबर को हम लोग डिसेबल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड हम बनाते हैं। तो कुल संप्रेक्षण में क्या शामिल किया जाता है? तो सभी साधन, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा है श्रवण डैश के द्वारा मापा जाता है, तो श्रवण ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा मापा जाता है। समावेशी विद्यालय से अभिप्राय है, तो समावेशी मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें जो विकलांग बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं दोनों को साथ मिला के पढ़ाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक सामान्य व्यक्ति में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है? 5। कौन कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता होती है 20 फीट। 65 है, भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ, यहाँ पर भारत में पूछा है इन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1887। क्वेश्चन नंबर 66 है, दृष्टिहीनों के लिए एक चलित उपकरण है, तो चलने के लिए उनके लिए एक उपकरण है, तो उसका आंसर क्या है? सफ़ेद छड़ी। ठीक है, वाइट केन। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वाधीनता से ग्रसित व्यक्तियों को डैश समस्या हो सकती है, तो सामाजिक अंतःक्रिया, संप्रेक्षण, व्यवहार का स्वरूप, ये सब। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी करवाई है, तो वो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने जो इम्पोर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटी है वो उसमें सारी समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 है, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को समस्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चलित में। ठीक है, देखो जो जिसका बॉडी से किसी को दिक्कत है उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक छुपी हुई विकलांगता है, तो बौद्धिक, देखो दृष्टि वाली दिख जाएगी, श्रवण दिख जाएगी, अधिगम, लेकिन जो बौद्धिक विकलांगता होती है वो एक छुपी हुई विकलांगता के रूप में उसको जाना जाता है, क्योंकि जल्दी से सामने आ नहीं पाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम डैश द्वारा मानकीकृत किया जाता है, तो RCI। ठीक है, अब उसका है 71 विश्व जनसंख्या दिवस। ये इतना पूछते हैं क्वेश्चन, इतना पूछते हैं, इतने सारे एंट्रेंस में आ चुका है, तो 11 जुलाई इसका आंसर है, याद कर लेना। 72 है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंस ने। 73 है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, तो सागरीय इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो कैसे चुना जाता है? संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा इन्होंने, अरविंद पनगड़िया। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? तो 78.04। क्वेश्चन नंबर 78 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी सब होंगे। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक है हमारा स्मॉग। ध्वनि का वेग अधिकतम है
तो ध्वनि का जो वेग होता है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, वो मैक्सिमम इस्पात में होती है, आयरन में होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो वही है, तो राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ रही है उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, रतौंधी रोग का कारण है? तो रतौंधी ए की कमी से होता है बेटा, विटामिन ए की कमी से। कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं, उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर लूँगी, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइटामिन्स वगैरह के। क्वेश्चन नंबर 86 है, हिंदी भाषा की लिपि है? तो देवनागरी इसका आंसर है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, स्थानीय बोली है। तो देखो, अगर हम टिक करना चाहें इसे तो राष्ट्रभाषा कर सकते हैं, बट मेनली हम इसे राजभाषा पे ही टिक करेंगे, क्योंकि जो हमारा संविधान में दिया हुआ है 343, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हिंदी है वो एक राजभाषा है। ठीक है। राष्ट्रभाषा भी है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपयुक्त सभी हम लगा नहीं सकते, क्योंकि स्थानीय बोली है नहीं हमारी। ठीक है। तो राजभाषा मतलब राजभाषा उसे, राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, और राजभाषा वो होती है जिस भाषा में जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो किए जाते हैं, उसको हम राजभाषा बोलते हैं किसी देश की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए। मुझे तो वैसे राष्ट्रभाषा लग रहा था आंसर, बट इन्होंने ऑफिशियल आंसर के में ए दिया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक लोकोक्ति पूछिए कि अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, एक ही सहारा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, तो ये भाई मैथ के क्वेश्चन है, मैथ देख लेना। मैथ तो मेरा भी हाथ बहुत टाइट है मैथ में, तो मैथ के आंसर मैंने ठीक राइट टिक किए हैं, तो इसके सॉल्व करके देख लेना आप लोग। और इसके क्वेश्चन आप मुझे भेज भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी मैथ तो खुद ही ख़राब है, तो इसलिए आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लेना मैथ्स का। अब है सिनोनिम ऑफ एलोबोरेट। तो एलोबोरेट का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा डिटेल। एलोबोरेट मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना, तो डिटेल इसका आंसर हो जाएगा। अब है देहरादून इज एग्जाम्पल ऑफ। तो देहरादून प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, वही किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जब किसी के नाम की बारी आती है, कोई नाम होता है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? होलनेस। ठीक है, पूरा, पूर्ण रूप जिसे हम कह सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, बीच में से कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हैं, पीडीएफ ऐसे ही प्रोवाइड करवाया हुआ है ऑफिशियल साइट पे। लाइक यहाँ से मिसिंग है 81 से 82, देन उसके बाद 83, 84, 85 3 क्वेश्चंस गायब है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक कर देना। और वीडियो भी अगर आप देख लेंगे और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, तो काफ़ी आपका पेपर निकलने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं एंट्रेंस में। तो होप वीडियो हेल्पफुल रहे आपके लिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मुझे इस पे व्यूज़ मिलेंगे ठीक ठाक तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। अदरवाइज़ तो फिर मुझे लगेगा कि आप लोग नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो फिर मुझे भी मन नहीं होगा ना कि हम इतना लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर इसलिए जब मैं तैयारी करवा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना आप जो भी ग्रुप वगैरह में, जो भी जहाँ भी ऐड हो, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू। और कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये आपका जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे रीड कर सकते हैं, और मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, और चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं इनके जो राइट आंसर्स है वो टिक कर रही हूँ, क्योंकि पैसेज मुझे लगता है कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हिचकी के लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगी, बहुत बार पानी पी चुकी हूँ, लेकिन हिचकी नहीं जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इट्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अन इंडिविजुअल। तो अगर आपने पैसेज पढ़ लिया है तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज़ अ नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर।
थर्ड वन इज विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो कौन सा वर्ड इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो वो है आपका एक्टिव लर्निंग। फोर्थ वन इज द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। तो फोर्थ वाले का आंसर आपका हो जाएगा बी, इंस्ट्रक्टिव। फिफ्थ वन इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग इज। जो डायग्नोजिंग है इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी। डायग्नोज मतलब होता है मतलब आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद है आपका आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, हम किसी चीज़ को बहुत बुरे तरीके से डिसलाइक करते हैं बिल्कुल स्ट्रांगली, तो उसके लिए वन वर्ड है हमारा एनिमोसिटी। उसके बाद हमारा है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, तो एवरी इसका आंसर हो जाएगा। लॉस ऑफ मेमोरी, जब हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसके लिए वन वर्ड हो जाएगा आपका एमेंजिया, इसको बोलते हैं सॉरी फॉर द हिचकी। अ स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स। आगे है आपका सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। आप फिल इन द ब्लैंक में आपको बिल्कुल मोस्ट सपोर्टिव वाला जो वर्ड है वो यूज़ करना है। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ रिच स्पाइस बैलेंस डाइट। तो आपका 10th वाला हो जाएगा, बहुत इजी है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। द पुलिस डैश द मोबाइल मोब, सॉरी 11 का आंसर आपका हो जाएगा डी, द पुलिस डिसरप्ट द मोब। नेक्स्ट वन इज द स्पेयर वॉज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप। तो इसका जो 12 है इसका हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। द स्लेपर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द फ्लॉक ऑफ शिप, ठीक है। अगला है फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव गिवन अंडर ईच सेंटेंस। इसका आपको जो है ऑल्टरनेटिव बताना है, वही आपको फिल करने हैं इसको। द विजिट ऑफ PM हैज़ बीन एडवांस्ड डैश 2 days। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी, द विजिट ऑफ द PM हैज़ बीन एडवांस्ड बाय 2 days। 14th है नॉर्मली ही स्टेज डैश अंटिल 11 PM दीज डेज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, नॉर्मली ही स्टेज अप अंटिल 11 PM दीज डेज। 15th है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशियंट टाइम्स। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, सिंस एंशियंट टाइम्स। हिंदी का है, हिंदी का आप लोग पैसेज पढ़ लीजिए, ठीक है। और इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव होती है। और ये सारा आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए। और उसके बाद है किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, तो धन की आंसर पता है। उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। अगला है मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका हो जाएगा डी, स्वार्थ की। 21 है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका हो जाएगा बी, कीवाड़ तद्भव शब्द आपका है। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा, आपको पता ही है। निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द है, तो समीर है, सभी को इसका आंसर जो है पता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22, ये था 22, उसके बाद 23, 24। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, तो ये हो जाएगा हेतु मद भूतकाल का उदाहरण। लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये कैसा उदाहरण है, तो ये है अपूर्ण वर्तमान काल का। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है, पथ, डगर, राह, धरा। तो 27 का डी है, धरा धरती है, बाकी तो रास्ते को ही इंडिकेशन दे रहे हैं। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, दर्शनीय शब्द में ईये प्रत्यय है, ईये। उसके बाद आपका है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद कीजिए। इसका भैया सही संधि विच्छेद है पुनर्जन्म, विसर्ग संधि है ये। कीर्ति का विलोम है अपकीर्ति, तो इसको याद कर लेना।
अब उसके बाद हमारा है रीजनिंग के क्वेश्चंस है, तो आंसर्स टिक करूँगी। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसको देखो यार, मेरे पास ना ऐसे डिजिटल बोर्ड नहीं है प्रॉपर समझा सकूं, तो इसलिए मैं समझा नहीं रही हूँ। जहाँ समझाने वाला है क्योंकि स्क्रीन पे पूरी कुचड़ पुचड़ हो जाएगी, पूरा स्ट्रक्चर अगर बना के समझाने लगी तो। परिवार के सभी 6 सदस्य ABCDEF एक साथ यात्रा पर है। सदस्य B सदस्य C का पुत्र है, लेकिन सदस्य C B की माता नहीं है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसी स्ट्रक्चर को बनाने के बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, वो क्वेश्चन के आंसर मैं दे देती हूँ, तो आप लोग मैच कर लेना आप लोगों के कितने सही है। 31 का है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो कितने पुरुष सदस्य हैं? वो है D 4। B की माता कौन है? B की माता है A। A के कितने बच्चे हैं? A के बच्चे हैं 2। कितने हैं? 2। उसके बाद है 34, E की पत्नी कौन है? D हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन महिला का युग्म है? तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक करके ज़रूर बताना आपके कितने आंसर इसमें सही हुए। अगला है, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्नों के लिए 4 संभावित जो आंसर दिए गए हैं, बिल्कुल आपको बेस्ट वाला चूज़ करना है। बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला है, बर्फ़ पानी पर तैरता है या तैरती है? क्यों? क्योंकि, तो क्योंकि बताना है आपको। क्योंकि इसका भार कम होता है और जबकि समान आयतन क्या है यार ये, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट्स वेट इज़ लेस देन द वेट ऑफ वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है। अगला है आपका 38, लोग अपने जूतों में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं। जूतों में रबर का जो तल्ला होता है, रबर सोल्स, उसका यूज़ करते हैं क्योंकि रबर चमड़े से अधिक छिद्रयुक्त होता है। उसके बाद है 39, बहरा हमेशा, जो बहरा होता है वो हमेशा गूंगा होता है क्योंकि वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। तो D ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 40 है, प्लैटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है क्योंकि जो प्लैटिनम है वो चांदी से अत्यधिक महंगा है क्योंकि यह कम पाया जाता है। उसके बाद ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आसान भी है। 41 का है B, 3 5 3 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। ठीक है, एक एक का गैप है यहाँ पे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट 42, 3 फिर 6 फिर 8 फिर 16 फिर 19। तो यहाँ पे गैपिंग का ही है, ये नंबर सीरीज़ है, बहुत मतलब बढ़िया है। ठीक है, बहुत इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो 42 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा B। 38 आएगा नेक्स्ट नंबर। 1 5 13 29 और काफ़ी सारे ना इसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन, माइनस करके देखना, प्लस करके देखना, बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है। ये तो प्रैक्टिस से ही हमें मतलब आएंगे। तो 43 का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा D 125। 3 11 23 39 59। तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर C 83। अगला भी नंबर सीरीज़ है, 4 16 36 64। ये तो वर्ग लग रहे हैं मुझे, है ना, वर्ग वाले क्वेश्चन है। 45 का आपका हो जाएगा यहाँ पे C 100। अगला है, कथन दिए गए हैं और फिर आपको बताना है निष्कर्ष। ठीक है, सभी लड़के खूबसूरत हैं, सभी खूबसूरत प्यारे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 46 का A, सभी लड़के प्यारे हैं। 47 में है, मनीष खिलाड़ी है, सारे खिलाड़ी लंबे हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका A, मनीष लंबा है। नेक्स्ट वन इज़, कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अमीर हैं। तो फिर क्या किया जाए? बुद्धिमान है, अमीर है, तो फिर यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो है इनमें से कोई नहीं, जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ बिल्लियाँ अच्छी हैं, एक सेकेंड, कुछ बिल्लियाँ अच्छी हैं, कुछ बिल्लियाँ जो है काली है। तो अब आपको बताना है इसका, तो इसका हो जाएगा C, कुछ बिल्लियाँ काली है। अरे ये ना सर्कल सर्कल बना के सॉल्व होने वाले क्वेश्चन, सर्कल बना देना, कुछ बिल्लियाँ काली हैं, कुछ ये है, ऐसे सर्कल बना के ये सॉल्व होते हैं, करके देखना, बहुत ईजी है और आप लोगों को आते भी होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका हैं, कुछ प्रतियाँ नॉवेल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा D,
इनमें से कोई भी नहीं। अगला है 4 उत्तर दिए गए हैं और फिर आपको बताना है। लोग गॉगल्स पहनते हैं क्यों पहनते हैं? वे रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि 52 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्यों? 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। बस हम एक टीचर हैं जो हमें कोई पहचान ही नहीं पाता है। आगे है 54 का, फ्रायड के अनुसार, जो कि सिगमंड फ्रायड थे, मन की संरचना की सही कोटि है, तो उनके अनुसार सही कोटि है बी। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो। मैं इसे इंग्लिश में याद करती हूँ, हिंदी में पता नहीं समझ नहीं आता। इदम, अहम, अति अहम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 55। भाषा है, क्या है भाषा? तो भाषा है आपकी भाषण, स्पीच। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? हेमाटाइट, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट या फिर सिनबार। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हेमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 57 है, शुद्ध सोना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है 14 करात या कैरेट, जिसे हम बोलते हैं 24 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट। तो क्वेश्चन नंबर 57 का नंबर है जो आंसर है बी, 24 कैरेट। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? खसरा, कोढ़, स्कर्वी या फिर मधुमेह। तो इसका जो आंसर है वो है कोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ए है, और इसको मैंने याद किया है स्कर्वी, स ऐसे इस तरीके से। ठीक है। 60 है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है, तो वो है लेड। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, बेंजीन है। तो बेंजीन क्या है ये आपको बताना है। तो बेंजीन है द्रव्य प्रदूषक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल, क्रोम, याहू या फिर बिंग। तो इनमें बोला है सर्च इंजन नहीं है, तो 60C का हो जाएगा बी आंसर। यहाँ पे आपको इसका देखने को मिलेगा क्रोम। 63 है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है या कब है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा सी, नवंबर 16 को। ओजोन डे कब मनाते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 का डी हो जाएगा, रामदेव मिश्रा जो है इसका सही आंसर है। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, तो कौन सा संशोधन था? तो वो था 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो ये राजस्थान में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर ये हो जाएगा। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1 जनवरी 1901 को। अगला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था? MHRD। तो ये बनाया गया था आपका 28 सितंबर 1985 को। अगला प्रश्न है, दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है सासाराम में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न है 71, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो बी ऑप्शन इसका सही है, हरियाणा। अगला है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो है आपका जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो ये सबको पता ही है, जिनकी एक हेलीकॉप्टर विमान हादसे में जिनकी अभी जो है डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है, भारत के सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है?
होप इसका आंसर सबको आता होगा। गंगा बेसिन इसका सही आंसर है। अगला है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको यहाँ पे बतानी है, तो 75 का आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, आगे है आपका हॉर्स पावर बराबर है, हॉर्स पावर किसके बराबर है ये आपको बताना है, तो वो है 746 वॉट्स के। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 77 का सी है, रमणा एनवी। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी CGI कौन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? तो ये आपका है देवास में। अगला प्रश्न है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो हम सभी जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। अगला है 81, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका है भागीरथी नदी पर। उसके बाद है आपका, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है, प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? प्रोग्रामिंग में PHP की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है, तो वो है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। वैसे मैं फुल फॉर्म इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है 85, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता? तो कवित्री की स्पेलिंग भी थोड़ा देख लेना, कई बार पूछी जाती है। वैसे कमेंट करके बताएं क्या इसमें कवित्री की स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, चेक करो आपकी हिंदी कैसी है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 85 है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, अनामिका। 86 है, भारतीय संविधान है, तो क्या है वो? हमारा जो संविधान है ज़्यादा कठोर है, ज़्यादा लचीला है, ना लचीला है ना कठोर है, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है। तो 86 का जो आंसर है वो है सी। उसके बाद हमारा है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? देखो ये जो कप वगैरह होते हैं पूछे जाते हैं, फेवरेट है एंट्रेंस वालों के, है ना। तो 87 का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है फुटबॉल। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये तो भाई बहुत पूछा जाता है, पता नहीं इस क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़े एंट्रेंस वाले। तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, किस चीज़ की किस्म है ये आपको बताना है। ये है किस्म चावल की, जो कि मेरे फेवरेट है। 90 है, भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? 90 क्वेश्चन है ए, मुर्रा। ये स्टेट में बहुत बार पूछा जाता है भाई, बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 91 आपका है यहाँ पर, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये आपका, तो पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। नोबेल विश्व शांति 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ? करंट अफेयर का क्वेश्चन है WFP। ओके, तो ये सबकी फुल फॉर्म एक बार देख लेना, फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है और पूछी ही जाएंगी। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है प्रेजेंट में कौन है ये बताना। अभी ये उस टाइम के प्रेजेंट का मैं बता देती हूँ आपको, वो है विजय कुमार चौधरी। अभी प्रेजेंट में कौन है ये कमेंट करके बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। अगला है, बिहार के साहित्यकार हैं, इनमें से बिहार के साहित्यकार कौन से हैं ये आपको बताना है। तो वो है उपयुक्त सभी, यानी कि दिनकर जी, नेपाली जो कि गोपाल सिंह जी, पंडित राम अवतार शर्मा, ये तीनों ही हैं। अगला है, लेटर ईमेल टेलीफोन उदाहरण है, किस चीज़ के उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये एक चैनल के उदाहरण है, लेटर, ईमेल और टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 पे आ जाइए। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक
की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है कि एक टीचर की जो भूमिका है वो एक अनुशासनवादी के रूप में, एक पंक्चुअलिटी के रूप में होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा दर्शन शास्त्र है? ठीक है, तो दर्शन शास्त्र ये अलग अलग अपनी अपनी फिलॉसफी उन्होंने दी है, अपने अपने विचार दिए हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो टीचर को इस तरीके से डिसिप्लिनरी मतलब जो है स्ट्रिक्ट रहने के लिए परमिशन देता है या उनके बारे में ऐसे बात करता है? तो इसका जो है आदर्शवाद है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली टीचर को मॉडर्नाइज करने के लिए बोला गया है एक तरीके से बच्चों को। ठीक है, 97 है, निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला? तो ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। देखो सॉरी, शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला? तो समाजशास्त्र है, उससे जो शिक्षा के स्तंभ है बेसिकली, तो किस चीज़ में सहारा मिला है? वो हम सहारा ढूंढते हैं दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए। ठीक है, कुछ आंसर्स क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाते हैं। शिक्षा का अधिकार नियम कब लागू हुआ? कूट कूट के इसको याद कर लो, क्योंकि कूट कूट के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 2010। देखो यार, एक बात बताऊँ, क्वेश्चन दो तरीके का पूछा जाता है, ये जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, पारित होना और लागू होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, लागू होने में टाइम लगता है, पारित तो कभी भी हो जाता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 में पारित हुआ है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लागू कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। ये चीज़ याद रखना, पारित पूछा जा रहा है तो 2009 और लागू इन्होंने पूछा है तो 2010। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो ना, हम ऐसे बस फटाक से आंसर लगा देना, क्योंकि RTE 2009 हमको रटा हुआ है तो हम 2009 पे ही जाके अटकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लागू पूछा है 2010 और पारित पूछा है तो 2009। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप में से काफ़ी लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी भी होगी। आगे है, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, जो आपकी टीचिंग है वो डिपेंड्स करती है उसकी इफेक्टिवनेस किस पे? शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की लिखावट, शिक्षक को विषय की समझ होना। तो देखो, अगर आपको इस विषय की समझ है तो आप योग्य हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कंटेंट नॉलेज है ना, तो बाकी चीज़ें ना सब ढक जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर कंटेंट नॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है आप एक इफेक्टिव टीचिंग कराएंगे। अब खुद को ही कुछ आता पता नहीं है, क्या ही पढ़ाने बच्चों को, है ना। अगला है, गणित के एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करवाता है सॉरी, तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है कि चलो भाई अब इसको सॉल्व करो। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह कौन सा नियम है? तो वो नियम है अभ्यास का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम नहीं है, पुनर्बलन का नियम नहीं है, निकटता का नियम नहीं है। ठीक है, और ये लॉस किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। आप में से कई लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पर है, हमने बच्चों से कुछ प्रश्न जो प्रश्न है उसको करवा दिए। अब हमने बोला बेटा बुक में से प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस अभ्यास का नियम हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, 101 है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में दर्शाइए। तो यहाँ पर है प्रजातंत्र, धर्म, राजनीति, आधुनिकीकरण। तो 101 का आंसर है यहाँ पे बी, यानी कि पहले आएगा आपका बी यानी धर्म, उसके बाद आएगा सी यानी राजनीति, देन उसके बाद आएगा ए प्रजातंत्र, देन उसके बाद आपका आएगा डी आधुनिकीकरण 4 नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। मेरी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं और मुझे इसका पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरी क्लास में कौन सा बच्चा किस तरीके से सीखेगा, और अगर मुझे पता है तो मुझे किस चीज़ में हेल्प करेगी ये चीज़। तो 102 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अध्ययन अध्यापन में मैं अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ बना सकती हूँ उस हिसाब से, और बच्चों को कौन से बच्चों को क्या कार्य कराना है ना, तो मैं एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया बना सकती हूँ अगर मुझे पता है कि मेरी क्लास में हर एक बच्चा किस तरीके से सीखता है। 103 है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है अनुकूलता और परिवर्तन। 104 मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया
क्यों प्रारंभ किया गया था? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हो स्कूल में, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए। तो 104 का आंसर देखो पहला ही है, बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं मतलब आपको भी पता ही होगा कि जैसे बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन को संभालते हैं और उनको खाना वाना खिलाना है ना, तो और फिर मतलब पेरेंट्स भी सोचते थे कि मतलब बच्चा मतलब खाना नहीं बन पाता था, काम पे जाते थे, तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से जो है इसको स्टार्ट किया गया था और ये बहुत अच्छी पहल है अभी तक जो कि स्कूलों में जारी है। अगला है, निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? पाबंद, बिल्कुल पंक्चुअल एकदम, शोध अभिक्षमता रखता हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो जिसके अंदर, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो उसका, जो अक्सर अपने विद्यार्थी को अभिनंदित करे। तो 105 का आंसर है बी। ठीक है, एक अच्छा वाला रिसर्चर होना चाहिए मतलब एप्टीट्यूड के मामले में, है ना, तो ये चीज़ है। अगला है आपका 106, SCERT वाज इस्टेब्लिश्ड इन। SCERT कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1988 में। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके SCERT की फुल फॉर्म बता दो, क्योंकि पेपर में पूछी जाएगी और फिर आप भूल जाओगे, इसलिए आपको याद तो रहेगा कि मैम हमने तो कमेंट किया था, हमें याद आ गया। ठीक है, तो उसको कमेंट कर दो फटाफट से। अगला है, प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसने दिया है? ये क्वेश्चन भी फेवरेट वाला क्वेश्चन है एंट्रेंस वालों का, तो किलपेट्रिक जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 108, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? व्याख्यान और श्रुतलेख, बिल्कुल गलत, तुम खुद व्याख्यान सुन लोगे किसी का, नहीं ना। फिर सेमिनार और प्रयोजन, सेमिनार और श्रुतलेख तो काट दो, व्याख्यान तो सुनते क्या देखते क्या, बिल्कुल कहीं दिख भी जाए ना धुंधला भी काट देना उसको। ठीक है, श्रुतलेख और प्रदत्त कार्य, मतलब ठीक है, हाँ असाइनमेंट वगैरह दे रहे हैं। तो 108 का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेमिनार एंड प्रोजेक्ट्स, बी वाला। अगला क्वेश्चन 109, निम्न में से कौन प्रोजेक्ट एड से संबंधित नहीं है? प्रोजेक्ट एड से देखो, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एडियोस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, लेकिन जो श्यामपट है वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 110, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? तो वो होता है ऑब्जेक्टिविटी में। देखो 4 ऑप्शन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब इसका आंसर बी है। अब 10 टीचर से चेक करा लो, बी तो बी रहेगा ना। अब चेंज तो कर नहीं देगा वो, नहीं जी सी होना चाहिए, नहीं जी ए होना चाहिए, नहीं जी बी होना चाहिए, है ना, तो बी है, फिक्स्ड आंसर है। तो इसलिए पक्षपात नहीं हो सकता भाई, कोई टीचर मतलब बाइज नहीं कर सकती, और वो कौन से क्वेश्चन में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, अगला है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, एडोलेसेंस इसको बोला जाता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जीने की इच्छा नहीं, जानने की इच्छा, तो 112 का जो क्यूरियोसिटी है, 112 का आंसर हो जाएगा ए। शिक्षण का उद्देश्य है, व्हाट इज़ द एम ऑफ टीचिंग? छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, ज्ञान तो भाई वो कहीं से भी ले लेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, पॉइंट है बिल्कुल। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, बिल्कुल मोटिवेट करना। तो अब 2 पॉइंट हमारे सही हैं, तो तीसरा भी कर दो। ठीक है, तो ज्ञान वैसे कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो ये 2 इसलिए सही है, तो इसलिए हम तीसरे को भी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है? आप अपनी क्लास में क्यूरियोसिटी लाना चाहते हैं, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, तो आप कौन सी टीचिंग जो है मेथड जो यूज़ करेंगे? तो 114 का डी आ जाएगा। रुचि मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आप उनका इंटरेस्ट जानेंगे, और मतलब उद्देश्यों की स्पष्टता, आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, और हर बच्चे का एक स्टडी होती है ना, तो हम कैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी, हमें पता रहता है कि किस बच्चे को कैसे इंटरेस्ट आएगा, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, तो
क्या? नैतिक मूल्य का, सामाजिक मूल्य का, राजनीतिक मूल्य का या आर्थिक मूल्य का? तो 115 का आंसर है कि नैतिक मूल्य का शिक्षा जो है उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 निम्न में से एक अनौपचारिक संस्था है। तो अनौपचारिक संस्था कौन सी है ये बताना है आपको, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे अब 4 क्वेश्चंस रहते हैं। 117 उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रेमिडियल टीचिंग? 117 का आंसर है ए इंस्ट्रक्शनल, अनुदेशात्मक इसका जो है आंसर हो जाएगा। 118 है किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो 119 का आंसर हो जाएगा पपेट। ठीक है, कठपुतली, बाकी सारे हैं। लास्ट क्वेश्चन इज जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम फेल हो गए हैं। ठीक है, मतलब व्यवस्था फेल हुई है। देखो, बच्चे को कभी गलत मत ठहराना, क्या ज़बान अटक रही है ठहराना मतलब आप जब भी आप पेडागोजी के आंसर देते हो तो आपको आंसर फाइंड आउट करने के लिए चारों ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मत लगा देना जिसमें बच्चे को दोषी तरीके से ठहराया जा रहा है। जैसे बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, नहीं बोल सकते भाई, चाहे ना ही हो वो। और बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, नहीं बोल सकते, चाहे करके ही नहीं आया हो। बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, तो ट्यूशन का तो खैर बोलना ही नहीं है। वैसे भी RT 2009 में मना है वैसे भी है। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या कि हमें बच्चों को नहीं दोषी ठहराना। तो दोषी नहीं ठहराना तो अब किसको दोषी ठहराएं भाई? तो हम व्यवस्था को फेल कर देंगे अगर बच्चा फेल हुआ है तो। ठीक है, मतलब होता है हाथ कुछ बच्चे का कुछ हमारा, और आजकल तो हमें पता ही है क्या हाल है। कोई नहीं, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।